ठीक है, ठीक है। हृदय, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ये देखिए किस्सा, ये पहला किस्सा नहीं है। ये जिसको स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक वाला किस्सा हेमंत गरोला ने कहा, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको वो रिपोर्ट बताई, जिसमें पहले बताया गया कि उत्तराखंड में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। वो रिपोर्ट कितनी सही है और कितनी झूठ है, ये आपको भी पता होगा। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट आई कि उत्तराखंड के जंगलों में मज़ारों की गिनती बढ़ रही है, बहुत सारी अवैध मज़ारें बनाई जा रही हैं। और एक और रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है देश भर में रेलवे स्टेशनों के दोनों तरफ मुसलमान झोपड़ी बना रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, और किसी भी दिन देश का रेल नेटवर्क जाम हो सकता है। हल्द्वानी में जो अतिक्रमण हटाने का किस्सा हुआ वो आपको पता है, और उसके बाद ये कांड हो रहा है। ये क्या आइसोलेटेड मामले हैं या एक कोई बड़ा अभियान चल रहा है, और इस अभियान के पीछे आपकी समझ से कौन सी ताकतें काम कर रही हैं? बात हो रही है और सारी बातें ज्यादातर कही जा चुकी हैं अलग अलग। इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2-3 पॉइंट्स हैं जो हेयर से कहते हैं अफवाहों पर, और वो उसी को फिर सच माना गया। ये भी है, मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, सबकी आबादी बढ़ी है, उनकी भी बढ़ी है। और क्योंकि ये हरिद्वार का, देहरादून का जो इलाका है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी आबादी ज्यादा बढ़ी है या उनकी आबादी में इजाफा हुआ है। तो वो कितना अलार्मिंग है इसमें हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कही है, पूरे देश की समस्या है। इसको यहाँ पर कहना कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, इस पर अभी बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। आपको मालूम होगा कि अभी मैंने जो पुस्तक का अनुवाद किया था बिल एटकिन की, एटकिन का हिमालय, इसके एक चैप्टर में एटकिन बताते हैं, और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कि देहरादून के और सहारनपुर के वेश्यालयों में जो लड़कियां लाई जाती थी वो यमुनोत्री घाटी से लाई जाती थी। और इसकी वजह यह है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा गरीबी थी, उन माँ बाप की गरीबी का फायदा ये दलाल उठाते थे। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और ये भी जो पुरोला का इलाका है, जिसके बारे में ये तक कहावत है पुराने जमाने में कि इन्होंने महाभारत की लड़ाई में कौरवों का साथ दिया और यहाँ दुर्योधन के मंदिर भी हुआ करते थे। तो ये इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि गरीबी जो है जनजाति समाज की वजह से यहाँ बहुत बड़ी है, और यहां से लड़कियों की सप्लाई होना कोई नई बात नहीं। मैं जो अभी हो रहा है उससे जोड़ के नहीं कह रहा हूं, मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसको दे रहा हूं। और ये हर जगह की है, कहीं ऐसा नहीं है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो रही हो। तो वो अपराध जो है अपनी जगह पे है, उसको माफ करना, कंडोन करना जिससे है, वो उसकी कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन उसको कंजेक्चर, उसको इस तरह से जोड़ना कि उसको करने वाले यही लोग हैं, यही लोग हैं, यही कर रहे हैं, ये एक बहुत ही ऐसी चीज है जो अगर पत्रकार, अगर अखबार रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मनमोहन ने कहा कि पहले थोड़ी थोड़ी खबर आ रही थी, उसके बाद बढ़ती गई खबर, तो इस पैटर्न को भी देखना होगा। मैंने खुद मुख्यमंत्री के बयान सुने हैं और न्यूज लॉन्ड्री पोर्टल ने उसे कवर भी किया था। इसमें मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम गैर कानूनी तरीके से बने हुए धर्म स्थलों को गिराएंगे, जहां पर मजार है वो गिराएंगे, जहां पर कुछ और है उसे भी गिराएंगे। तो मजार का नाम वो बड़ी प्रमुखता से लेते हैं, बार बार लेते हैं और जोर से लेते हैं, लेकिन मंदिरों की बात नहीं कहते। तो जो आप पत्रकार और अखबार का जिक्र कर रहे थे, जो लगातार मजार जिहाद और ये सब चला रहे हैं, उन्होंने इस बात को खूब प्रमुखता से चलाया कि मजारें बहुत हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अपना इन्वेस्टिगेशन बताता है कि मजारों से मंदिरों की संख्या बहुत ज्यादा है। और मजारे ये इन्वेस्टिगेशन है या नहीं, मैं अपनी ओर से बता रहा हूं। ये जरा साफ कर दें, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक सर्वे कराया जिसमें पाया गया कि उत्तराखंड के जंगलों में अवैध रूप से बनी हुई इमारतों में मंदिरों की संख्या मजारों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। मजार भी अवैध है और उसके बावजूद मैं यहाँ पर इसी बात की तस्दीक कर देता हूँ। ये मई का युगवाणी है देहरादून से, इसमें एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, पहाड़ में नफरत की खेती। उसमें ये वन विभाग का जिस सर्वे का आप जिक्र कर रहे हैं उसके आंकड़े 2 मिनट लूंगा। ये जो जब ये 27 अप्रैल को शायद मुख्यमंत्री ने जब ये कहा, तो इसके बाद वन विभाग ने जो सर्वे कराया उसमें यह वन विभाग के प्राथमिक सर्वे के मुताबिक प्रदेश के जंगलों में 300 अनधिकृत मंदिर और आश्रम तथा 35 से ज्यादा मजारें व मस्जिदें और 2 गुरुद्वारे हैं। ये वन विभाग का सर्वे है मुख्यमंत्री के लैंड जिहाद के बयान के बाद। तो उस सर्वे को
हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि उस सर्वे को उतनी प्रमुखता नहीं दी गई, उसको दबाया गया या नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पर उसको प्रमुखता नहीं मिली। वो हम लोगों ने जब संपर्क किया अपने सूत्रों से, वो पूरी मेरे पास पीडीएफ फाइल्स हैं, वो निकलवाई, तो कई जैसा आपने बताया आंकड़ों से 10 गुने का अंतर है। तो लेकिन उसमें एक और लेयर है, ये जो मजारे हैं ये इस बात को कहना कोई सबूत नहीं है कि ये किसी उसके तहत बनाई गई है, किसी मुहिम के तहत बनाई गई है। ये बहुत पुरानी कल्चर है और बहुत पुरानी है, नए नहीं है ये। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनको क्या सवाल है कि क्या इनको अधिकारी लीक कर रहे हैं? तो जब तोड़ रहे हैं तो हर मजार के तोड़ने का वीडियोग्राफी कैसे हो रही है? और वो जो है लगातार वीडियो पोर्टल्स में कुछ वेबसाइट्स के आ रहे हैं। तो जो मनमोहन ने बात कही कि जो प्रयोगशाला में सफल हुए हैं, उस प्रयोग को 2 नॉच और ऊपर ले जाने की कोशिश है। और वो एक काम, देखिए एक बात और भी है ना, उत्तराखंड को जब हम देखते हैं तो उत्तराखंड देवभूमि जिसे कहा जाता है, हालांकि मैं तो अगर पर्यावरण की बात करेंगे तो भटक जाएंगे, लेकिन मैं एक लाइन में आ जाता हूँ, वहां के सारे देवस्थान अभी ठेकेदारों के और कंपनियों के कब्जे में है। देवभूमि जरूर है, लेकिन वहां जो तोड़फोड़ हो रही है वो कंपनियों के कब्जे में सारे देवता और देवस्थान है। आगे बढ़ते हैं वापस आके इसमें, तो इसमें जो मूल बात है आलोक जी, मंदिरों के अलावा वहां 2 रेजिमेंट भी आती हैं जो फौज से है, कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट। उन लोगों ने अपने लोगों को मरते हुए, शहीद होते हुए देखा है, उस दर्द को भोगा है। तो जो बात है जो यहाँ पर हो रही है, उसको इनकैश कराना उस दर्द को बहुत आसान है। पाकिस्तान के खिलाफ बोलते बोलते आप उसी नैरेटिव को एक कम्युनिटी के खिलाफ ले जाना बहुत आसान हो जाता है। और वहां से बहुत सारे लोगों का पलायन हो चुका है, उनके घर नहीं है गरीबी के कारण, कम जो वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसके कारण, शिक्षा की, तो उस बारे में सरकारें उतना बात नहीं कर रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरा एक और बात जो बताना जरूरी है यहाँ पर, ये सारे इलाके जो हैं, जो घनी मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं, जहां मुस्लिमों की अच्छी संख्या है, वो हरिद्वार का, देहरादून का, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर का इलाका, ये सब इलाके हैं। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाके हैं जो घनी मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं, साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन। तो इसके आने वाले दिनों को प्रशासन को समझना चाहिए। ये काम एक एसपी का, डीएम का सबसे पहला काम है, जिसको ये अपनी रीढ़ पर खड़े होकर किसी भी नेता को, यहां तक कि सीएम को भी ये कहना चाहिए कि मुझे ये, क्योंकि मैं जब बस्तर कवर करता था तो बस्तर के एसपी ने मुझे एक बार कहा था, हृदय डू यू नो हाउ मच पावर आई हैव बीन गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? अगर मैं चाहूं प्राइम मिनिस्टर को अपनी बॉर्डर के अंदर आने से रोक सकता हूं, और मैं करता हूं यहाँ पर ऐसा, और यहाँ पर लोग डरते हैं आने में। तो उनको पूरी पावर्स मिली हुई है। तो जो हमने पिछले दिनों में देखा है कि छोटे छोटे भैया नेता और कुछ जो बिल्कुल वो करने वाले, वो लोग जिस तरह से चौड़े होकर घूम रहे हैं, तो उसका सीधे से मतलब है उनको प्रोटेक्शन है। कौन अपने अपराध की वीडियोग्राफी करके उसको सर्कुलेट करता है? मतलब अगर मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं तो वो जिस तरह से वीडियोग्राफी कर रहे हैं और सर्कुलेट कर रहे हैं, और पिछले कुछ वक्त में प्रवृत्ति बढ़ी है, तो उससे साफ तौर पर है कि इसके इंटेंशंस क्या है। और 2 अच्छे साथी पत्रकार भी हमारे साथ यहाँ जुड़े, तो मिलकर अच्छा लगा। लेकिन एक बात हम मजाक में कहते हैं, अगर मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे दूसरे, मैं अपने मुंह से कह देता हूँ वो बात, जितने पेंशन भोगी अंकल जी हैं जो पार्क में चिंता करते हैं कि हिंदू समाज जो खत्म हो रहा है, इसका कब्जा हो रहा है, और उनको हेल करते हैं जो लोग इस तरह सड़कों में निकलते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, उन सबके बच्चे जो हैं, ज्यादातर सर्वे कर लीजिएगा, वो किसी क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, और शायद उनकी इंटर रिलीजन मैरिज भी होगी, उनके परिवार ड्राइंग रूम में ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने बच्चों को कभी नहीं भेजेंगे। तो हम मुख्यमंत्री जी से क्या कह सकते हैं, एक पत्रकार और लेखक क्या कह सकता है, जैसे हेमंत ने किया, वो तथ्यों को दर्ज करके सरकार के सामने रख सकता है, चाहे वो पर्यावरण का मामला हो, चाहे वो सांप्रदायिक सौहार्द का मामला हो। मनमोहन, हेमंत और मैं सिर्फ यही कर सकते हैं, तथ्यों को दर्ज करके सरकार को बता सकते हैं, चाहे वो किसी की सरकार हो, कांग्रेस की हो। और ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी के लोग जो है बहुत दूध के धुले हुए हैं या कुछ है, लेकिन जिस वक्त जो गलत कर रहा है तो बैलेंसिंग एक्ट करना सही नहीं है। अभी पुलिस और प्रशासन आपके हाथ में, तो आप कदम उठाइए। तो कुछ बयान जो आए हैं सीएम के लेवल से वो बहुत ही निराशाजनक आए हैं, मैं खुल के कहूंगा, और उनको ये सोचना चाहिए कि जिस स्टेट में जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं, वो एक संविधान की शपथ लेके बैठे हैं, और वो किसी एक तबके के मुख्यमंत्री नहीं है, पूरे स्टेट के मुख्यमंत्री। और हृदय जी और आलोक जी, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, जब विपक्ष के बारे में भी बात कही जाती है, उत्तराखंड में सिविल सोसाइटी के लोग तो थोड़ा बहुत आवाज उठा रहे हैं, विपक्ष कहाँ है? जो मूल विपक्ष कांग्रेस है। असल में क्या हो गया है कि जो उन्माद का एजेंडा है, सांप्रदायिक उन्माद का एजेंडा, इससे विपक्ष भी डर गया। कांग्रेस को खड़ा होकर अपने मूल्यों के साथ सामने आना चाहिए था। वो लोग इन मामलों में बोलने से डर रहे हैं, उन्हें अपनी लोकप्रियता गंवा देने का खतरा हो। यानी जनमानस में जहर इतना फैल गया है कि अपोजिशन को
अपने मूल मुद्दे पर या अपनी मूल चिंता में, जैसे कांग्रेस नेता आज कहाँ है, मेरी अभी आज थोड़ी इस कार्यक्रम से थोड़ी देर पहले एक कांग्रेस के नेता से बात हो रही थी, सांसद भी रहे हैं वो, तो वो ये कह रहे थे साहब हमारे नेता स्थानीय स्तर पर बोलने से डरने लगे हैं, उन्हें जैसे मान लिया पुरोला में जाके वो इस पूरे उन्माद के खिलाफ बोले तो उन्हें लगता है वो अलोकप्रिय हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि जिस विपक्ष को, राजनीतिक विपक्ष को खड़ा होना चाहिए इसके खिलाफ, वो भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने लगा। और ये कोई केवल उत्तराखंड की बात नहीं है, ये पूरे भारत की बात, पूरे भारत इसी स्थिति में दिख रहा है ये। और लेकिन ये सवाल तो उठता है इस वक्त, ये बात कहनी पड़ेगी मुझे क्योंकि अब समय खत्म हो रहा है, लेकिन इतनी बात कहूंगा कि जो जिस अंदाज में सरकार व्यवहार कर रही है, सरकार का व्यवहार नहीं है, ये राजधर्म नहीं है। लेकिन लगता है कि पिछले दौर में राजधर्म का पालन न करने वाले लोगों की जिस रफ्तार से तरक्की हुई है, उससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है, और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी ऐसा लगता हो, उनके भी अरमान जागते हों कि इस रास्ते पे चल के ज़्यादा हम श्रेयस्कर जगह पहुंच सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को काबू करने से अच्छा है कि इसको थोड़ी हवा देते रहो। लेकिन ये हवा परेशान करेगी, चिंता पैदा करेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती है। और अगर आप अपने राज्य के लोगों को चैन से, अमन से नहीं रख सकते हैं, तो फिर आपको सोचना चाहिए। और एक चीज़ जो हृदय ने कही थी वो यहाँ कहना बहुत ज़रूरी है। जिन अंकल जी लोगों की बात हो रही थी, बहुत से अपने आसपास देख लीजिए, उनमें से बहुत सारे अंकल जी खुद भी यूरोप या अमेरिका के किसी देश में बैठे हुए व्हाट्सएप चला रहे हैं और हमारे आसपास जहर की खेती करने में, यहाँ आग लगाने में योगदान कर रहे हैं। उनसे सावधान रहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।